happy and truly elated that I've been invited here. And when Chandana rang me up about 3 months, 4 months back, then I was very excited. It is almost a dream come true because I've been part of the movement that has kept resistance alive in this country. And once I was invited by Ajay to speak on scientific temper, but it was through Zoom, so that was very restrictive. But today I'm here and I'm very, very happy and feel very proud that in this large galaxy of the best mind of the country that has come on this stage and has spoken their minds to you. मुझसे ये कहा गया था कि मैं रेजिस्टेंस की पोएट्री के ऊपर कुछ बातचीत करूं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं, कैन आई switch over from English to Urdu? And is there anybody who just does not know Urdu and Hindi and Hindustani? More than that, I am among friends. So दिल की बात हमेशा समझ में आई जाती है, ज़बान कोई भी हो। तो शुरुआत करते हैं उस एक गज़ल से जिसने मुझको इस मुल्क के अंदर देशद्रोही का तमगा दे दिया। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी। मसली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिज़ां दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो महशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है। जर्मन गैस कदों से अब तक, उर्दू में गैस चेम्बर्स के लिए मुझे कोई ट्रांसलेशन नहीं मिला, तो गैस कदा इस्तेमाल किया है। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है। अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। फनकारों से पूछ रहे हो। और जब मुशायरे में मैं ये शेर पढ़ रहा था तो पीछे बैठे हुए वो फनकार थे जिन्होंने अवार्ड वापस नहीं किए थे। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत। ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। आग कुरेदोगे चिंगारी। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक बहुत लंबे अरसे तक दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में ये लगातार बहस चलती रही है कि पोएट्री या आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट होनी चाहिए या पोएट्री विद अ पर्पस होनी चाहिए, आर्ट फॉर विद अ पर्पस होनी चाहिए। और ये मुल्क भी
इसके फनकार भी लगातार बटे रहे हैं इस डिबेट को लेकर के, और दुनिया में भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ बंटवारा रहा है लोगों के बीच में। मैं ये समझता हूँ कि ये बहस काफ़ी बेकार की बहस थी। हालांकि इसने काफ़ी एनरिच किया है लिटरेचर को, लेकिन उसके बावजूद ये बहस बेकार की बहस थी। मेरे ख्याल में पोएट्री हो या कोई भी फ़न हो, वो हमेशा पावर के खिलाफ खड़े होने वाला लिटरेचर है जो जिंदा रहता है। जो लिटरेचर पावर के साथ होता है वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहने वाला लिटरेचर नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी भी फ़न को देखें तो शायद सिर्फ दो कैटेगरीज में उनको शुरू में बांटा जा सकता है, एक अच्छा और एक बुरा। या तो आपकी शायरी घटिया होगी, आपकी पेंटिंग घटिया होगी, आपका डांस घटिया होगा, आपकी कहानी घटिया होगी, और या फिर वो अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, बेहतर होगी। अगर हम घटिया का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम बुरे का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि बुरे का क्या मतलब है। मेरा अपना ख्याल ये है कि बुरे का मतलब एक तरफ तो जो टेक्निक्स हैं, जो रिवायतें हैं, जो जिस तरह से आपने अल्फाज को या रंगों को या भाव को या सुर को इस्तेमाल किया है, वो आपको नहीं आता और आप अच्छी शायरी या अच्छी म्यूज़िक नहीं पैदा कर सकते। पर ख़राब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, ख़राब का एक और मतलब भी होता है। जब कश्मीर फाइल्स बनाई जाए तो उसका एक मकसद है। वो कितनी भी खूबसूरती से बनाई जाए, कितनी भी टेक्निक उसके अंदर अच्छी हो, कितनी भी अच्छी एक्टिंग की गई हो, कितना भी अच्छा डायरेक्शन हो, कितने भी अच्छे डायलॉग लिखे गए हों, मकसद अगर ख़राब है तो फिर हम उसे अच्छा नहीं कह सकते। दूसरी तरह की कला वो कला होती है जो मैं मानता हूँ जिसका मकसद भी अच्छा है और वो खूबसूरती भी उसके अंदर मौजूद है। और जब हम दुनिया भर में देखें, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए मैं ज़्यादातर उर्दू ज़बान से एग्जाम्पल्स लूँगा अगले वक्तों में। चन्ना, आप बता दीजिएगा कि मुझे चुप कब होना है क्योंकि जो चीज़ें दिल के करीब होती हैं उसमें आदमी बोलता जाता है और वक्त का ख्याल नहीं रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी शायरी हो या अच्छी कोई भी कला हो, उसमें मकसद की खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशन होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसमें डूबी हुई भी होनी चाहिए, उसमें कोई नयापन भी होना चाहिए। और तब तक हम उसे अच्छा नहीं कह सकते, चाहे वो कितनी भी रेवोल्यूशनरी बात क्यों ना कर रही हो, चाहे वो कितनी भी समाज को बदलने की बात कर रही हो। तो वो बहस जो चल रही थी, बजाय इस तरह से हमें तराजू पे लिटरेचर को तोलना था, बजाय उसके हम इस तरह से तोलने लगे कि उसकी पॉलिटिक्स क्या है। मेरा मानना यह है कि हर कला शुरुआत की जो कैटेगरी होती है वो हमेशा ही प्रोटेस्ट की कैटेगरी होती है एक, और उस कैटेगरी के अंदर मैं ऑलमोस्ट सब तरह की मेरे बाद जो बेहतरीन शायर आपके बीच में आने जा रहे हैं वो शायद आपको हंसाएंगे, शायद मैं पहले उनको सुन चुका हूँ, लेकिन वहाँ भी आपको प्रोटेस्ट ज़रूर दिखाई देगा। प्रोटेस्ट के बिना कोई कला हो ही नहीं सकती, जिसका मतलब ये है कि हमेशा कला खड़ी होती है और उसका 36 का आंकड़ा होता है पावर के साथ। और ये कोई आज की बात नहीं है। जो मजहबी किताबें भी लिखी गई हैं, हम उनको भी उस नज़र से देख सकते हैं कि उस वक्त के हिसाब से वो किन चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट की तरह से खड़ी हुई। ज़्यादातर कई मज़हब ऐसे हैं जिसमें जो उनके शास्त्र हैं, इंक्लूडिंग कुरान, तौरात, अगर हम लें, वेदास को ले लें, तो वो
शायरी है, और उस शायरी के अंदर आपको प्रोटेस्ट ज़रूर दिखाई देगा, और थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम देखें तो। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो ज़्यादा चौंकाने वाली लगती है लोगों को कि अगर इश्किया शायरी भी हो रही है तो वो भी एक तरह से प्रोटेस्ट की शायरी होती है, हम उसको प्रोटेस्ट की नज़र से देख सकते हैं। एक बड़े शायर का शेर है, बहुत घटिया सा, एक अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई। ये मकसद के हिसाब से जो आपकी फीलिंग्स जिनको वो इन्वोक करने की शायर कोशिश कर रहा है वो बहुत घटिया सी लगती है। लेकिन ये कि वो प्रोटेस्ट तो कर ही रहा है इस बात को लेकर के कि उसका महबूब उसके सामने नहीं है, और इश्किया शायरी को हम लगातार इस तरह से देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैं समझता हूँ जब शायरी इससे ऊपर उठती है, प्रोटेस्ट से ऊपर उठती है, तो वो नई कैटेगरी में शामिल की जा सकती है जिसे हम रेजिस्टेंस की शायरी कहते हैं। रेजिस्टेंस की शायरी मैं उसको समझता हूँ जो शायरी समाज के अंदर जो कुछ बुरा हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने को और कहने को और स्टेटमेंट देने को तैयार हो, और आपके कॉन्शियसनेस का लेवल, ऑडियंस की कॉन्शियसनेस का लेवल इस तरह उठाना चाहता है कि वो उन बुराइयों के खिलाफ कम से कम सोचना तो शुरू करें। और ये रेजिस्टेंस की शायरी जो है वो लगातार हमें हिस्ट्री में, हिंदुस्तान में तो कम से कम मिलती है, दुनिया के और हिस्सों में भी शायद ये पूरी तरह से बात सच बैठती है। अगर हम कबीर को देख लें तो कबीर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार वो रेजिस्टेंस की शायरी कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी दोहा ले लीजिए आप उनका, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ये जब वो कह रहे हैं कि कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद ही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई, तो वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ, उसके ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और कबीर के यहाँ सिर्फ एक रिलीजन के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। दोनों का सब्जेक्ट मैटर एक ही है। पहला जो दोहा मैंने सुनाया आपको, दूसरा सुनाया, दोनों का रिलीजन अलग अलग हैं, और वो दोनों रिलीजन्स को एक नज़र से देख रहे हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है और उनके अंदर उनको ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। और कबीर के हर दोहे में लगभग ये आपको मिल जाएगा। मीरा को ले लीजिए, तुकाराम को ले लीजिए, इन सब की शायरी के अंदर लगातार आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो रेजिस्टेंस की परंपरा शायरी में दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। मेरा बेहद फेवरेट पोएट है बर्तोल्ट ब्रेख्ट। सारी शायरी रेजिस्टेंस की शायरी हमें दिखाई देती है। एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है जो मैंने ट्रांसलेट की थी, जो आज के हिंदुस्तान के ऊपर, उसकी कई नज़्में, कई पोएम्स हैं जो आज के हिंदुस्तान के हालात के ऊपर बिल्कुल पूरी उतरती हैं। एक नज़्म है उसकी कि अलाव जलाए गए और किताबें बैलगाड़ियों में भर भर कर लाई गईं। एक लेखक बहुत परेशान था कि उसका नाम उस फेहरिस्त से गायब है जिनकी किताबें जलाई जा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, जालिमों मेरी किताबें जलाओ। मेरी किताबों ने हमेशा सच बोला है और तुम मुझे झूठों की तरह बरत रहे हो। ये आज के हिंदुस्तान में हमें लगातार दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि जिस तरह अटैक किया जा रहा है उनके कला के ऊपर, फिल्म्स के ऊपर वगैरह वगैरह, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा।
या जब बर्तोल्ट ब्रेख्त कहता है कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। आज के हिंदुस्तान में लगता है नहीं कहेंगे कि अखरोट का दरख्त कब झूम उठा, पूछेंगे मजदूरों के खिलाफ कब साजिशें रची गईं। नहीं पूछेंगे कब हुस्न कमरे में दाखिल हुआ, पूछेंगे अवाम के खिलाफ अवाम को सरकार ने कब पीस कर रख दिया। नहीं कहेंगे कि वक्त बुरा था, पूछेंगे तुम्हारे फनकार क्यों खामोश थे। ये है रेजिस्टेंस की शायरी, ये है इनकलाबी शायरी की कगार के ऊपर शायरी। और यही शायर हमें दिखाई देते हैं अलग अलग कल्चर्स के अंदर, जो न सिर्फ रेजिस्टेंस की शायरी कर रहे हैं बल्कि आने वाले दौर में वक्त के साथ, बदलते हुए वक्त के साथ रेवोल्यूशनरी शायरी कर रहे हैं। हम अपने यहाँ मीर तकी मीर को, अगर उर्दू शायर हैं जिनको बाबाए गज़ल कहा जाता है, उनको देखें तो उस वक़्त कह रहे हैं, एक बड़ी लंबी गज़ल है, आसान सी है, जिसमें उर्दू के शायरों का बहरहाल 36 का आंकड़ा प्रीचर्स के साथ रहा है। मतलब हर जगह प्रीचर जो है वो उनका मतलब जानी दुश्मन है, क्लास प्रोबेबली एनिमी है उनके। तो लगातार वो हॉन्ट करता रहता है और उर्दू शायरी में लगातार उसका जिक्र होता रहता है। इस गज़ल में उन्होंने बहुत खूबसूरत नहीं लेकिन ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर ली है जो इस्तेमाल शायद नहीं करनी चाहिए थी, कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, प्रीचर्स कैसे होते हैं। और इसके आखिर में वो कहते हैं कि मीर के दीनों मजहब की पूछते क्या हो उनने तो, कश का खैंचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। आज के दौर में ये शेर जो है बहुत मुश्किल शेर हो जाएगा, अगर कोई कहे और मशहूर हो जाए तो कम से कम मुसलमान बहुत खफा होंगे इस बात के ऊपर। कशका कहते हैं तिलक लगाने को, मीर के दीनों मजहब की अब पूछते क्या हो उनने तो, कशका खैंचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। मीर के यहाँ भी लगातार हमको प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ आवाज़ दिखाई देती है। गालिब इसके माहिर हैं। गालिब की शायरी का शायद 80% ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के ऑपरेशन के खिलाफ लगातार खड़े रहने वाली शायरी है। गालिब मुश्किल हैं, इसलिए समझ में कम आते हैं, और अच्छा हुआ कि उन लोगों के जो गालिब को देशद्रोही करार दे देते वो समझ में नहीं आए उनकी। न था जब मैं तो खुदा था, न होता मैं तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। लगातार वो जो इलॉजिकल चीज़ें हैं उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को, दश्ते इम्कां मीन्स एक्सपेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। एक पैर का एक कदम डाला है, उसका एक इम्प्रिंट है, बस इतना ही है। गालिब इसमें क्या कह रहे हैं? गालिब इसमें ये कह रहे हैं कि तुमने बनाया था हमें, जन्नत में रखा था हमको, वो फल खाने को मना किया था, फोरबिडन फ्रूट को, हमने तमन्ना की उसको खाने की। तुम समझ रहे हो कि तुमने हमें बाहर निकाला, हमारी तमन्ना थी कि हम बाहर आए, और ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, ये हमारा एक कदम है। अगर दूसरी एक और तमन्ना कर लेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। तो गालिब लगातार बात कर रहे हैं
उस इलॉजिकल रिलीजन के ऑपरेशन की जो उनको अपने ज़माने में महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। गालिब का एक और शेर भी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा मुश्किल है पर आसान वाला ले लेते हैं। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। वो चैलेंज कर रहे हैं कि क्राइस्ट को माना जाता है इस्लाम के अंदर कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, और अगर मेरे दुख की दवा नहीं कर सकते तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्राइस्ट की। मतलब हो सकता है कि तुम मरियम के बेटे हो और वो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो ये लगातार हमको दिखाई दे रहा है। और धीरे 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 हम एक ऐसे फेज में एंटर होते हैं जहाँ एक बाल उठ के खड़े होकर के शिकवा, और उसके बाद उनके ऊपर जब बहुत क्रिटिसिज्म होता है तो जवाबी शिकवा लिखते हैं। इकबाल एक टर्निंग पॉइंट है उर्दू लिटरेचर के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो फ्लड गेट खुलता है आज़ादी का के मूवमेंट का, तो उर्दू लिटरेचर पूरी तरह से आज़ादी के मूवमेंट के साथ खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। फैज़ हैं, मजाज हैं, साहिर लुधियानवी हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं। ये एक गैलेक्सी पैदा होती है जो अब रेवोल्यूशनरी शायरी की तरफ भी बढ़ रही है। और हमें ये दिखाई देता है कि जो नए ख्याल आ रहे हैं बाहर से, वो ख्यालात शायरी में पिरो रहे हैं। ये लोग मजाज लिखते हैं, सरमायादारी है उनकी एक नज़म, लंबी नज़म है। कलेजा फूक रहा है और ज़बां कहने से आ रही है, बताऊं क्या तुम्हें क्या चीज़ ये सरमायादारी है। जिधर चलती है, बीच में से छोड़ रहा हूँ चीज़ें, जिधर चलती है बर्बादी के सामा साथ चलते हैं, नहूसत हम सफ़र होती है शैतान साथ चलते हैं, ये अक्सर लूट कर मासूम इंसानों गुराहों में, खुदा के जमजमे गाती है छुप कर खानकाहों में, वगैरह वगैरह। तो ये नया फेज़ है जिसमें मैं तीसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इसमें रेवोल्यूशनरी शायरी आती है जो समाज को बदलने की तरफ आपको ले जा रही है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं है कि हम उस समाज में बुरी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रह रहे हैं, बल्कि उस समाज को बदलने की कोशिश है। साहिर लुधियानवी खड़े होते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुतों ने साहिर लुधियानवी को पढ़ा हुआ होगा यहाँ पर जो मौजूद हैं। वो न सिर्फ ये कि इस तरह के सवाल उठाते हैं कि 50 लाख फसुर्दा सड़े गले ढांचे निज़ाम सर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। 1943 के फेमीन के ऊपर बेहद मशहूर उनकी ये नज़म है। बल्कि आगे चल कर के वो और बहुत सारे डीप क्वेश्चंस उठा रहे हैं इस समाज को चेंज करने के लिए। कह रहे हैं अज़ल से ज़हन इंसान बस्ते औहाम है साकी, अकायद वहम है मज़हब ख़याल ख़ाम है साकी। कुछ मुल्लाओं की समझ में नहीं आया ये शेर, बहुत अच्छा हुआ, वरना वो ये कह रहे हैं कि हमेशा से मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस का बैग है इंसानों का, कुछ इंसानों का दिमाग, और मज़हब जो है वो कच्चे दिमाग की पैदावार है। आज किसी शायर में मुश्किल से ही ये हिम्मत पड़ेगी कि वो इस तरह की बात कह सके। जंग के खिलाफ खड़े होते हैं हमारे मुल्क के शायर, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। साहिर कह रहे हैं, इससे बेहतर डेफिनेशन मुझे नहीं मिलती है जंग की, वॉर की इतनी खूबसूरत डेफिनेशन कहीं मुझे और नहीं मिलती है लिटरेचर के अंदर, जब वो कह रहे हैं कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जीत में खुश होना, इंडो पाक वार के ऊपर लिखा है ये उन्होंने, जीत में खुश होना भी क्राइम है, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग।
सिर्फ हार में रोना नहीं, सोग मनाने में तो है ही बुराई। हारें या जीतें, मैयतें ही होती हैं। इस तरह से साहिर लुधियानवी एक जगह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। फेंस सिटर्स के लिए, जो लोग खामोश रहना चाहते हैं, जो लोग उन लोगों को स्पेसेस देना चाहते हैं जो जालिम हैं, जो समाज को फैशिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतर कुछ और बात नहीं कही जा सकती। खामोश रहना जुल्म देख करके और जालिम के खिलाफ खामोश रहना, ये डेफिनेटली जालिम के साथ होना है। मैं ये समझता हूं कि आज का शायर और ख़ास तौर से सीए मूवमेंट के दौर में हमको जो नौजवानों में एक ज़बरदस्त अर्ज दिखाई दी है क्रिएटिविटी की और प्रोटेस्ट की, और उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करने की, वायलेंट तरीके से नहीं, उसको प्रेजेंट करने की जो अर्ज थी, उसने क्रिएटिविटी को अनलीश किया है इस बीच में। हम में से बहुत सारे लोग उससे पहले लगातार ये कहा करते थे कि आज की नस्ल तो सिर्फ टेलीविज़न और अपने मोबाइल फ़ोन में इसमें उसमें लगी रहती है, इन्हें पैसे के अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये तो बर्बाद कौम है। हम थे जो हिंदुस्तान बना रहे थे, हम बहुत तोप थे। ये लोग जो हैं ये सिर्फ सहूलतें हासिल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजारना चाहते हैं, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। सीए मूवमेंट के दौरान नौजवान नस्ल ने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का नौजवान जाग रहा है। बेहद खूबसूरत शायरी, बेहद खूबसूरत नारे, बहुत खूबसूरत लेख, बहुत खूबसूरत ड्रामे, बहुत खूबसूरत गाने उस बीच पे लिखे गए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इसी मूवमेंट के दौरान एक बार फिर हमें लगा कि जब हम प्रोटेस्ट की शायरी की बात कर रहे होते हैं, जब हम रेवोल्यूशनरी शायरी की बात कर रहे होते हैं, तो वो दोनों बड़ी बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करती है। एक तरफ जिस कल्चर में वो कही गई है, पली बढ़ी है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, यानी अगर पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ या हबीब जालिब लिख रहे हैं तो वो हो सकता है कि 20 और 30 साल बाद हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो, और ये हमने होते हुए देखा है। जब पाकिस्तान के अंदर हबीब जालिब खड़े होते हैं और ये कहते हैं, एक ऐसे ही हॉल में सामने अय्यूब की फोटोग्राफ लगी है और वो ये खड़े होकर के कहते हैं कि तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये शेर, ये अपने अंदर शेर रेवोल्यूशनरी हो जाता है। ये रेजिस्टेंस से की पोएट्री से उठ करके रेवोल्यूशनरी पोएट्री बन जाता है। या जब वो ज़िया के पीरियड में कहते हैं कि जुल्मत को ज़िया, सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, तो वो वहां की बाउंड्रीज क्रॉस करके हिंदुस्तान में आता है 30 साल बाद। हम देखेंगे, इसका किस्सा शायद आप लोगों को मालूम हो, लेकिन इस नज़्म को क्योंकि अब इंटरनेशनल प्रोटेस्ट की
नज़्म बन चुकी है, इसलिए इसका किस्सा ज़रूर एक बार दोहरा लेना चाहता हूँ मैं। पाकिस्तान से ज़िया साहब का पीरियड है। फैज़ साहब छोड़ के पाकिस्तान जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ ये ख़तरा था कि उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा। वहाँ पर एक गुलकारा ये डिसाइड करती हैं कि वो उनकी बर्थडे के ऊपर उनकी नज़में गाएंगी, उनकी गज़लें गाएंगी। वहाँ ऑलमोस्ट बैन लग चुका है, जैसे यहाँ हिजाब का मामला चल रहा है आजकल बहुत, वैसे ही वहाँ साड़ी का मामला चला था। साड़ी पर बैन लगा हुआ है। वो गायिका काली साड़ी पहनती हैं, आती हैं, इसको गाती हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। मेरा ख्याल ये है कि आप सब ने सुनी हुई है, और अगर नहीं सुनी हुई है तो इस हॉल में होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे ये नज़्म आगे बढ़ती है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप सुनेंगे तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। फैज़ साहब के दामाद वहाँ मौजूद हैं, वो एक छोटे से रिकॉर्डर के ऊपर इसको रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही ये कंसर्ट ख़त्म होती है वो लेके उसको रिकॉर्डर को भागते हैं, दोस्त के यहाँ जाते हैं। उसके 3-4 वो 2 कैसेट वाले पहले रिकॉर्डर हुआ करते थे, तो उसमें एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, और जल्दी जल्दी वो कई लोगों के घरों पे बांट देते हैं उसको। वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। अगले दिन हॉल के अंदर जो लोग मौजूद थे, उनमें से ज़्यादातर के घर के ऊपर मिलिट्री वाले पहुंच जाते हैं। काफ़ी लोग उसमें से अरेस्ट कर लिए जाते हैं। मेरे दोस्त जिन्होंने ये मुझे बताया, उनका कोई जान पहचान, ही वॉज प्रोफेसर इन लम्स यूनिवर्सिटी, सो ही टोल्ड मी कि ही रीच्ड होम and he was told by a friend of his that don't sleep at your place, go somewhere else. For 2 days you don't come back to your house. तो लार्ज स्केल के ऊपर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगले हफ्ते भर के अंदर दुबई से होता हुआ हिंदुस्तान की सीमाओं को पार करता हुआ हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो जाता है ये कैसेट। और तकरीबन 30-35 साल बाद जब सीए मूवमेंट खड़ा होता है, तो एक बार फिर ये जिंदा हो जाता है। और इसके ऊपर वही रिएक्शन है कानपुर यूनिवर्सिटी के एक जाहिल आदमी की तरफ से जो पाकिस्तान में था। मैं सिर्फ आपकी नजरें इसी तरफ लाना चाहता था कि रेजिस्टेंस की पोइट्री हो या रेवोल्यूशनरी पोइट्री हो, जब तक इंसान के ऊपर दमन हो रहा है, जब तक सोसाइटी में ऑपरेशन है, तब तक वो जिंदा रहेंगी। और कब, कहाँ, कौन उन्हें इस्तेमाल करेगा, इसको हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लगातार इस्तेमाल ज़रूर होती रहेंगी। और यहाँ इस हॉल में भी ये डिस्कशन आगे वक्तों में चलता रहेगा। मेरी ये दुआ है कि ये सारा लिटरेचर पुराना हो जाए और हमारा समाज बेहतर हो जाए, हमें इनकी ज़रूरत कभी ना पड़े।